Good morning, students. In our social science class, today we are starting civics. The title of this book is Democratic Politics Part 1. हमारी जो civics की बुक है, राजनीति शास्त्र की बुक है, उसका शीर्षक है लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट पार्ट. And today we are starting first chapter, What is democracy? Why democracy? आज हम पहला लेसन शुरू करने जा रहे हैं civics का, जिसका शीर्षक है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों. इंडेक्स ऑफ द वीडियो. इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, सम क्वेश्चंस टू बी थॉट, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशंस, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, रूल फॉर लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स. तो इस लेसन में हम देखेंगे, इस पूरे वीडियो में सबसे पहले हम लेसन का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, शुरुआत में उसको समझेंगे. फिर लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के बारे में कुछ क्वेश्चंस जिन पर सबको सोचना चाहिए, और फिर लोकतंत्र की जो मुख्य विशेषताएं चैप्टर में बताई गई हैं उनको समझेंगे. वो विशेषताएं हैं कि मुख्य निर्णय, सबसे प्रमुख निर्णय चुने हुए नेताओं द्वारा लिए जाएं, चुनाव पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, और लोकतंत्र में कानून का शासन और नागरिकों के अधिकारों का सम्मान. ये सभी बातें इस वीडियो में हम समझेंगे. इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर. Democracy is the most prevalent form of government in the world today. It is expanding day by day in more and more countries. And what is democracy and what are its main qualities which make it better than other forms of government? We will discuss all these points in this chapter. हम जानते हैं कि इस समय वर्तमान समय में विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय जो शासन है वो लोकतांत्रिक शासन है. जो शासन की विभिन्न पद्धतियां हैं उनमें सबसे अधिक लोकप्रिय शासन पद्धति लोकतंत्र है, और दिन प्रतिदिन विश्व के अनेक देशों में इसका विस्तार होता जा रहा है. ज़्यादा से ज़्यादा देश अपने यहाँ लोकतंत्र को अपना रहे हैं. तो लोकतंत्र क्या होता है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं जो इसे अन्य शासन पद्धतियों से बेहतर बनाती हैं, ये सब चीज़ें अब हम इस लेसन में समझेंगे. व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है. डेमोक्रेसी इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया. इन ग्रीक डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेटिया मीन्स रूल. तो ये डेमोक्रेसी शब्द जो है, लोकतंत्र जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेसी, ये एक ग्रीक शब्द डेमोक्रेटिया से बना है. ग्रीक शब्द भाषा में डेमोस का अर्थ होता है पीपल यानी कि लोग, और क्रेटिया का अर्थ होता है रूल यानी कि शासन. तो इस तरह से डेमोक्रेसी का मीन्स हुआ रूल बाय द पीपल, लोगों के द्वारा शासन. अब्राहम लिंकन. डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. लोकतंत्र की जो एक सबसे ज़्यादा लोकप्रिय परिभाषा है वो अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई परिभाषा है. उन्होंने कहा था, लोकतंत्र जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा. एक ऐसा शासन जो जनता के लिए होता है, जनता का होता है और जनता के द्वारा चलाया जाता है. वन फैक्टर इज कॉमन इन ऑल द डेमोक्रेसीज, दैट गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल. तो इन परिभाषाओं से हमें एक कॉमन चीज़ पता चलती है कि लोकतंत्र की चाहे जो भी परिभाषा दी जाए, जो सबसे कॉमन फैक्टर है, एक मेन जो पॉइंट है वो है कि यह शासन जनता द्वारा चुना जाता है. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. तो लोकतंत्र की जो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली परिभाषा हमारे दिमाग में आती है, लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन, ऐसा शासन जिसमें शासक जनता द्वारा चुने जाएं. Some questions to be thought. Simple definition of democracy raises many questions. अब जो हमने लोकतंत्र की एक सिंपल परिभाषा दी है उसमें हमें कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं जिनके बारे में हमें विचार करने की ज़रूरत है, और उन क्वेश्चंस पर विचार करके ही हम लोकतंत्र की विशेषताओं को समझ सकते हैं. फर्स्ट है, हु आर द रूलर्स. रूलर कौन है, शासक लोग कौन हैं. विच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड ऑफिशियल्स. शासन को चलाने वाले जो ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी हैं, उनमें से कौन से ऑफिशियल्स ऐसे हैं जो कि चुने जाने चाहिए, जो कि निर्वाचित होने चाहिए. विच डिसीजंस में बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स. तो क्या कुछ निर्णय लोकतंत्र में ऐसे भी हैं जो कि निर्वाचित ना होने वाले लोग भी उन निर्णयों को ले सकते हैं. नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स, ऐसे अधिकारी जिनका कि चुनाव नहीं होता, क्या वो भी कुछ निर्णय ले सकते हैं. व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शंस आर कॉल्ड डेमोक्रेटिक इलेक्शंस. किस प्रकार के इलेक्शन को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहेंगे, या कैसे चुनावों को हम
लोकतांत्रिक चुनाव मानेंगे। चुनाव में ऐसी क्या विशेषता हो कि वो लोकतांत्रिक चुनाव। हु आर द पीपल गेट इलेक्टेड एज द रूलर्स, वो लोग कौन हैं जो शासक के रूप में चुने जाते हैं। हु आर द पीपल हु इलेक्ट द रूलर्स, वो लोग कौन हैं जो कि अपने रूलर्स को चुनते हैं, जो शासकों को चुनते हैं। यानी कि चुने जाने वाले लोग कौन हैं और चुनने वाले लोग कौन हैं। आर देयर एनी लिमिट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्या लोकतांत्रिक सरकार की कार्यप्रणाली पर किसी प्रकार की सीमाएं हैं, क्या उनको भी किन्हीं सीमाओं में रखा गया है। इज इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू रेस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ सिटीजन्स, क्या ये जरूरी है कि लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों के कुछ अधिकारों का सम्मान करे। ऑल दीज क्वेश्चंस मे बी आंसर्ड बाय द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये सारे सवाल जो लोकतंत्र के बारे में हमारे दिमाग में आते हैं, जब हम लोकतंत्र की विशेषताओं को समझेंगे तो इन सारे सवालों के जवाब हमें वहाँ मिल जाते हैं। तो अब हम लोकतंत्र की विशेषताओं कहते हैं। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, नाउ वी विल डिस्कस सम की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी which are considered essential for a country to be called democratic country। तो अब हम ऐसी कुछ प्रमुख विशेषताओं को देखेंगे जो भी देश अपने को लोकतांत्रिक कहलाना चाहता है, उस देश में ये सारी विशेषताएं अवश्य होनी चाहिए, ये अनिवार्य विशेषताएं हैं। विद ईच फीचर सम एग्जाम्पल्स हैव आल्सो बीन गिवन, यहाँ पे जो भी फीचर्स बताए गए हैं उनके कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं। फर्स्ट है मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, लोकतंत्र की सबसे प्रमुख विशेषता है, सबसे पहली विशेषता है कि जो भी प्रमुख निर्णय हैं वो निर्णय निर्वाचित लोगों द्वारा लिए जाते हैं। प्रमुख फैसले लेना निर्वाचित नेताओं के हाथ में होता है। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर इज इन हैंड ऑफ दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, तो लोकतांत्रिक देश में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उन लोगों के हाथों में होती है जिन्हें देश के नागरिक चुनते हैं। तो जब देश के नागरिक जिन लोगों को चुनेंगे वो ही लोग फैसले लेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि लोगों ने ही फैसले लिए हैं, क्योंकि लोगों के द्वारा चुने गए लोग फैसले ले रहे हैं, लोगों के प्रतिनिधि फैसले ले रहे हैं, इसलिए वो फैसले जनता के फैसले माने जाते हैं। एग्जाम्पल, इन अक्टूबर 1999 इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country। अब इसका एग्जाम्पल हमें अपने एक पड़ोसी देश में मिलता है कि जहां इसका उल्लंघन हो रहा है तो वो देश लोकतांत्रिक नहीं कहला सकता। अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान में वहां की जो आर्मी के जनरल थे, जनरल परवेज मुशर्रफ, उन्होंने वहां लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और स्वयं को देश का मुख्य प्रशासक घोषित कर दिया। लेटर ही चेंज्ड हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, तो प्रारंभ में तो उन्होंने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव कहा, मुख्य प्रशासक कहा, लेकिन बाद में उन्होंने अपना पद का नाम बदल दिया, अपने डेजिग्नेशन का नाम चेंज कर दिया और उसको कह दिया प्रेसिडेंट, यानी कि वो देश के राष्ट्रपति बन गए। इन 2002 ए रेफरेंडम इन कंट्री ग्रांटेड हिम 5-year एक्सटेंशन, सन 2002 में उन्होंने एक जनमत संग्रह कराया और उस जनमत संग्रह में देश ने उन्हें 5 वर्ष के लिए एक्सटेंशन दे दिया, मतलब उनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। हालांकि लोगों का ये मानना है कि जो ये जनमत संग्रह हुआ था इसमें बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में धोखाधड़ी की गई थी। He issued a legal framework order amending the Constitution of Pakistan and giving the President the power to dismiss the national and provincial assemblies। अब उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर निकाला जिसके द्वारा उन्होंने पाकिस्तान के संविधान को संशोधित कर दिया और संविधान में संशोधन करके उन्होंने राष्ट्रपति को वो शक्ति दे दी कि वो राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं को भंग कर सकते हैं। तो मतलब उन्होंने जो वहाँ के संविधान के अनुसार जो लोकतांत्रिक शासन पद्धतियाँ थी, लोकतंत्र के अनुसार जो विधान परिषदों के चुनाव हुए थे, जनता ने अपने प्रतिनिधियों को विधान परिषदों में भेजा था, राज्य की विधान परिषदों में और देश की विधान परिषद में, उन सबको उन्होंने भंग कर दिया, उनकी शक्तियों को समाप्त कर दिया। आफ्टर दैट ऑर्डर इलेक्शन वर हेल्ड बट फाइनल पावर रेस्टेड इन जनरल परवेज मुशर्रफ, तो उनका जो ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर हुआ इसके बाद भी हालांकि वहाँ पर नए चुनाव कराए गए, पुरानी विधानसभाएं तो भंग कर दी गई, उसके बाद वहाँ नए चुनाव कराए गए, लेकिन चुनाव के बाद जो असेंबली बनाई गई, जो विधानसभाएं बनाई गई, उन्हें शक्तियाँ नहीं दी गई, शक्तियाँ सारी जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने हाथ में रखी। इन ऑल दीज कंडीशंस द गवर्नमेंट ऑफ जनरल परवेज मुशर्रफ कांट बी सेड डेमोक्रेसी, तो अगर हम देखें तो इस प्रकार जनरल परवेज मुशर्रफ की जो सरकार थी उस सरकार को हम
लोकतांत्रिक सरकार नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वहाँ जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में शक्ति नहीं है, बल्कि वहाँ एक व्यक्ति ने शक्ति अपने हाथ में रख ली है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने। और उस व्यक्ति को भी वहाँ की जनता ने नहीं चुना था, उसने स्वयं ही अपनी पावर इकट्ठी करके अपने आप को वहाँ का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया था। तो ऐसा देश डेमोक्रेटिक नहीं कहला सकता, क्योंकि डेमोक्रेसी की पहली परिभाषा है कि मेजर डिसीजन लेने की पावर जनता द्वारा इलेक्टेड लोगों के हाथ में होनी चाहिए। अब हम सेकंड फीचर देख, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशंस, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। In a democracy, there must be a free and fair election. Those who are currently in power have a fair chance of losing in democracy. डेमोक्रेसी की दूसरी सबसे अच्छी विशेषता है कि वहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होंगे तो ऐसी स्थिति संभव है कि जो राजनीतिक दल अभी पावर में है, जो अभी सत्ता में है, वो सत्ता को खो भी सकता है। हो सकता है जनता उसे नापसंद करे तो अगले चुनाव में वो हार भी सकता है। अगर उसको अगले चुनाव में हारने की संभावनाएं हैं तो इसका मतलब उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया और वहाँ पर स्वतंत्र चुनाव हुए। Example, in China, elections are held after every 5 years for electing country's parliament, National People Congress, who elect the president of the country. अब जो हमारा पड़ोसी देश है चाइना, वहाँ हर 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं, और उन 5 वर्ष बाद जब चुनाव होते हैं तो उसमें राष्ट्रीय संसद का गठन किया जाता है। वहाँ राष्ट्रीय संसद को नेशनल पीपल कांग्रेस कहा जाता है, उसके वहाँ पर चुनाव कराए जाते हैं। और ये जो नेशनल पीपल कांग्रेस के लगभग 3000 सदस्य पूरे चीन से चुने जाते हैं, वो लोग फिर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। बट टू कंटेस्ट इन द इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड टू गेट अप्रूवल फ्रॉम द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन अब यहाँ तक हम समझते हैं तो हमें लगता है कि वहाँ सब ठीक चल रहा है, वहाँ लोकतंत्र है, जनता अपने प्रतिनिधि चुन रही है और जनता के प्रतिनिधि राष्ट्रपति को चुन रहे हैं। लेकिन वहाँ पर क्या है कि जो भी व्यक्ति चुनाव में कंटेस्ट करना चाहता है, चुनाव में खड़े होना चाहता है, उसको वहाँ के राजनीतिक दल से परमिशन लेनी पड़ती है, और उस राजनीतिक दल का नाम है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। तो वहाँ का जो एकमात्र राजनीतिक दल है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, उसकी परमिशन के बाद ही कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है। द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, और इस स्थिति में वहाँ हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनती है, क्योंकि हर बार कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेके कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो वो व्यक्ति कम्युनिस्ट पार्टी का ही मेंबर होगा, और इसीलिए वहाँ हमेशा वही सरकार बनती है। In Mexico, elections were held every 6 years to elect its president, but every election was won by a party called PRI. मैक्सिको जब से आज़ाद हुआ है तब से वहाँ हर छठे वर्ष इलेक्शन होता है जिसमें कि राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो ये बात सुनने में तो ऐसा लगता है कि मैक्सिको में लोकतंत्र है, लेकिन हर बार वहाँ पर इलेक्शन एक ही राजनीतिक दल जीतता है जिसका नाम है PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। अदर पार्टीज couldn't win due to the dirty tricks of misuse of power by PRI. ऐसा नहीं है कि वहाँ दूसरे राजनीतिक दल नहीं हैं, वहाँ दूसरी भी पार्टीज़ हैं, वो भी इलेक्शन में खड़ी होती हैं, लेकिन वो कभी जीत नहीं पाती, क्योंकि PRI पार्टी इलेक्शन में कुछ धोखाधड़ी, कुछ गलत तरीक़ों का इस्तेमाल करती है। कैसे गलत तरीके होंगे वो? मिसयूज़ ऑफ मीडिया, फोर्सिंग द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ टू वोट दैम, फोर्सिंग द टीचर्स टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट दैम, एंड मिसयूज़ ऑफ मनी। सबसे पहले तो वो मीडिया का मिसयूज़ करते हैं, अखबारों को, न्यूज़ चैनल्स को, उनको फोर्स किया जाता है कि वो केवल PRI पार्टी के बारे में ही समाचार दें, बाकी पार्टी की बातों को वो जनता तक ना पहुंचाएं। सभी सरकारी कर्मचारियों को मजबूर किया जाता है कि वो केवल PRI पार्टी को ही वोट दें। टीचर्स को मजबूर किया जाता है कि वो अपने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को फोर्स करें कि वो PRI पार्टी को ही वोट दें, और क्योंकि PRI पार्टी सत्ता में है, उनके पास शक्ति है, तो उनको वो धन का भी बड़ी मात्रा में मिसयूज़ करते हैं, अपने कैंडिडेट्स के प्रचार के लिए पैसा खर्च करते हैं, और इस तरह से ये सारी ट्रिक्स अपनाकर हर बार वो PRI पार्टी ही चुनाव जीत जाती है। सो इन दिस कंडीशन मैक्सिको कुडंट बी सेड ए डेमोक्रेसी। तो ऐसी स्थिति में मैक्सिको को भी हम लोकतंत्र नहीं कह सकते। तो लोकतंत्र की जो एक विशेषता है कि वहाँ शासकों का चुनाव जनता करेगी, लेकिन वो चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। जैसे हमने चीन का एग्जाम्पल देखा, उसे हम निष्पक्ष या स्वतंत्र चुनाव नहीं कह सकते,
इसी प्रकार मैक्सिको में भी चुनाव होने के बावजूद भी वो चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है। इसीलिए ये दोनों कंट्री सही डेमोक्रेसी, सही लोकतंत्र नहीं है। अब थर्ड फीचर आता है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। एक लोकतांत्रिक देश में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए, एक मत होना चाहिए और हर मत का एक मूल्य होना चाहिए। मतलब हर नागरिक को एक वोट डालने का अधिकार हो और सब नागरिकों के वोट का मूल्य एक बराबर हो। Example, in Saudi Arabia, women didn't have the right to vote until 2015. सन 2015 तक सऊदी अरेबिया में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं था। तो ऐसी स्थिति में हम सऊदी अरेबिया को डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, क्योंकि हर एडल्ट सिटीजन को वोटिंग राइट मिलना चाहिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। In Estonia, people belonging to Russian minorities find it difficult to get the voting right. एस्टोनिया, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ जो रशियन मूल के लोग हैं, वो उनकी संख्या कम है, वो माइनॉरिटी में है, तो उनको वोटिंग राइट नहीं दिया गया है। इन फिजी, द वोट ऑफ इंडिजिनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू दैन दैट ऑफ इंडियन फिजियन। ऐसे ही एक छोटा सा कंट्री है फिजी, वहाँ पर भी जनता मतदान करके अपना शासक चुनती है, लेकिन वहाँ ये व्यवस्था की गई है कि वहाँ पर जो मूल रूप से फिजी के निवासी हैं उनके वोट का महत्व ज़्यादा है और जो भारतीय मूल के फिजी लोग हैं उनके वोट का महत्व कम है। तो जो हमारा वन वोट वन वैल्यू वाला एक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर फेल हो जाता है, क्योंकि कुछ वोट्स की कीमत ज़्यादा है, कुछ वोट की कीमत कम है। तो इन सभी कंडीशन में सऊदी अरेबिया को, एस्टोनिया को, फिजी को, इन देशों को हम सच्चा लोकतंत्र या सही डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। कानून का राज और अधिकारों का आदर। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन द लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। तो एक लोकतांत्रिक सरकार को संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं के भीतर ही काम करना होता है। जो भी लोकतांत्रिक सरकार है वो अपनी मनमर्जी से शासन नहीं कर सकती, उसे संविधान द्वारा बनाए गए कानूनों के अंतर्गत ही काम करना है और उसे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए काम करना है। अब हम एग्जांपल देखते हैं। जिम्बाब्वे गॉट इंडिपेंडेंस इन 1980 एंड सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय जानू पीएफ, द पार्टी दैट लेड फ्रीडम स्ट्रगल। जिम्बाब्वे ने 1980 में स्वतंत्रता प्राप्त की और तब से ही लगातार वहाँ पर एक ही राजनीतिक दल का शासन चल रहा है, जिसका नाम है जानू पीएफ राजनीतिक दल। अब ये राजनीतिक दल उस समय बहुत लोकप्रिय था, क्योंकि इसने फ्रीडम स्ट्रगल में, देश की आज़ादी की लड़ाई में जनता का नेतृत्व किया था। पार्टी लीडर रॉबर्ट मुगाबे ruled the country since independence. He was popular at that time. जब देश आज़ाद हुआ तो इस पार्टी के जो प्रमुख नेता थे रॉबर्ट मुगाबे, वो बहुत लोकप्रिय थे, जनता उन्हें पसंद करती थी और तब से लगातार वो ही देश पर शासन कर रहे थे। He used unfair practices in elections and became president after every election. तो प्रारंभ में जनता इनको पसंद करती थी, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को जिम्बाब्वे का तानाशाह बना लिया। वो इलेक्शन में हर बार गलत तरीके प्रयोग करते थे और हर बार चुनाव के बाद वो ही शासक बन जाते। His government made several changes in the constitution, making the president more powerful and less accountable. रॉबर्ट मुगाबे की सरकार ने संविधान में बहुत सारे चेंज कर दिए और उन चेंजेस के कारण राष्ट्रपति का पद ज़्यादा पावरफुल हो गया, राष्ट्रपति की शक्तियाँ बढ़ गईं और साथ साथ उनकी जवाबदेही कम हो गई, अकाउंटेबिलिटी उनकी कम हो गई। मतलब राष्ट्रपति अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है, उसकी शक्तियाँ बढ़ती जा रही हैं और उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हैरेस्ड। जो विपक्षी दल के लोग थे, जो दूसरी पार्टी थी, जानू पीएफ के अलावा जो दूसरे दल थे, उनके कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाने लगा। पब्लिक प्रोटेस्ट वर डिक्लेयर्ड इलीगल। जनता का विरोध करती थी, तो जनता का जो विरोध था, जन विरोध, उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। नोबडी हैड द राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। किसी को ये अधिकार नहीं था कि वो सरकार की आलोचना कर सके। मीडिया वाज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। जो मीडिया था, समाचार पत्र, न्यूज़ चैनल आदि थे, उनके ऊपर भी सरकार का नियंत्रण हो गया। सो ए पॉपुलर गवर्नमेंट कैन आल्सो बी अनडेमोक्रेटिक लाइक दैट ऑफ जिम्बाब्वे।
तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कहीं सरकार लोकतांत्रिक है, लोकप्रिय है, तो वो लोकतांत्रिक ही होगी। लोकप्रिय सरकार भी गैर लोकतांत्रिक हो सकती है, जैसे कि जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में जानू-पीएफ राजनीतिक दल लोकप्रिय था, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके वो धीरे-धीरे लोकतंत्र की बजाय तानाशाही की तरफ मुड़ गए। तो ऐसी स्थिति में उसको हम लोकतंत्र नहीं कह सकते। एग्जाम्पल ऑफ वर्किंग और डिनायल ऑफ डेमोक्रेसी। अब यहाँ ये बुक में एक एक्सरसाइज है छोटी सी, जिसमें कि हमें जो लोकतंत्र की हमने 4 परिभाषाएं या 4 विशेषताएं देखी हैं, उनके आधार पर हम देखेंगे कि इन देशों में लोकतंत्र वर्किंग है या डिनायल है, लोकतंत्र ने काम किया या लोकतंत्र का उल्लंघन कर दिया गया। रीड these 5 examples of working or denial of democracy and match each of these with the relevant feature of democracy discussed above. First example है, King of Bhutan has declared that in future he will be guided by the advices given to him by elected representatives. भूटान के राजा ने यह निर्णय लिया कि वो भविष्य में जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा दी गई सलाह से ही निर्देशित होगा। सेकंड है, मैनी तमिल वर्कर्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया वर नॉट गिवन ए राइट टू वोट इन श्रीलंका। बहुत सारे तमिल के श्रमिक जो कि भारत से श्रीलंका चले गए थे, उन्हें वहां श्रीलंका में वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। थर्ड है, द किंग इम्पोज्ड ए बैन ऑन पॉलिटिकल गैदरिंग्स, डेमोस्ट्रेशंस एंड रैलीज। राजा ने प्रतिबंध लगा दिया कि कोई राजनीतिक भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, कहीं कहीं कोई प्रचार नहीं होगा, रैली नहीं की जाएंगी। द इंडियन सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ बिहार असेंबली वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि बिहार विधानसभाओं को डिसॉल्व करना, बिहार विधानसभा को भंग करना गैरकानूनी था। Political parties in Bangladesh have agreed that a neutral government should rule the country at the time of election. बांग्लादेश के राजनीतिक दल इस बात पे सहमत हो गए कि देश में चुनाव कराने के लिए एक निष्पक्ष सरकार होनी चाहिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं और इनमें जो हमें ये फीचर्स हैं, इनसे हमें टैली करना है, मैच करना है। पहला फीचर है रूल ऑफ लॉ, रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, वन पर्सन वन वैल्यू, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन्स एंड मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। अब हम इनको मैच करते हैं। फर्स्ट है, किंग ऑफ भूटान हैज़ डिक्लेयर्ड दैट इन फ्यूचर ही विल बी गाइडेड बाय द एडवाइस गिवन टू हिम बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो भूटान के राजा ने जो ये निर्णय लिया और ये घोषणा कर दी कि भविष्य में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की सलाह से ही वो निर्देशित होगा। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी का एक फीचर काम कर रहा है, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर, मुख्य निर्णय जनता द्वारा चुने गए लोग लेंगे। ये फीचर यहाँ पर वर्किंग है, मतलब काम कर रहा है। सेकंड है, मैनी तमिल वर्कर हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया वर नॉट गिवन ए राइट टू वोट इन श्रीलंका। तमिल वर्कर जो कि श्रीलंका चले गए थे, उन्हें वहाँ श्रीलंका में वोटिंग राइट नहीं मिला। तो यहाँ पर किस फीचर का डिनायल है, यहाँ पर वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य, ये जो एक सिद्धांत था, उस सिद्धांत को ये उल्लंघन किया जा रहा है, डिनायल किया जा रहा है उसका। थर्ड है, द किंग इम्पोज्ड ए बैन ऑन पॉलिटिकल गैदरिंग, डेमोस्ट्रेशन एंड रैली। राजा ने राजनीतिक रूप से सभाएं करने पर, रैली करने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो यहाँ पर रेस्पेक्ट फॉर राइट्स का डिनायल किया जा रहा है। अधिकारों की, नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना जो लोकतंत्र की विशेषता है, उस विशेषता का उल्लंघन हो रहा है, यहाँ उसे डिनाई किया जा रहा है। फोर्थ है, द इंडियन सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ बिहार असेंबली वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि बिहार विधानसभा को भंग करना गैर कानूनी था। यहाँ पर कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है? रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, ये काम कर रहा है, ये वर्किंग कंडीशन में है। एंड द लास्ट इज, पॉलिटिकल पार्टीज इन बांग्लादेश हैव एग्रीड दैट ए न्यूट्रल गवर्नमेंट शुड रूल द कंट्री एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। बांग्लादेश के राजनीतिक दलों ने ये फैसला किया कि चुनाव के समय वहाँ पर एक निष्पक्ष सरकार या न्यूट्रल गवर्नमेंट काम करेगी। तो यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन वाला जो सिद्धांत है कि चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, वो यहाँ पर काम कर रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल हमें समझाते हैं कि जो लोकतंत्र की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या हैं, और उन विशेषताओं के आधार पर ही किसी देश को हम डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक कह सकते हैं। अगर वो विशेषताएं नहीं हैं, उनके फीचर्स जो हैं वो वर्किंग नहीं है, उनका डिनायल हो रहा है,
तो वो देश लोकतांत्रिक नहीं कहला सकता। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लोकतंत्र की क्यों। अभी तो हमने समझा लोकतंत्र क्या होता है, ये हमने समझ लिया। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि लोकतंत्र की क्या ऐसी विशेषताएं हैं, क्या उसके गुण हैं, क्या उसके अवगुण हैं, और उन गुणों के आधार पर हम क्यों लोकतंत्र को रिकमेंड करते हैं, क्यों कोई भी देश अपने यहाँ लोकतंत्र लाना चाहता है।